नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों ने 2024 को लेकर एक बड़ी लकीर खींच दी है, लेकिन एक लकीर ऐसी है जो बार बार खींची जा रही है और ये लकीर है ईवीएम की, जो फिर से एक बार सवालों में है। क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही थी, लेकिन अब मायावती ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया। लेकिन इस चुनाव ने सपा की रणनीति पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि भाजपा ने सपा के उस गढ़ में कमल खिला दिया जिसे सपा ने 6 महीने पहले बड़े मार्जिन के साथ जीता था। लेकिन इस चुनाव में शिवपाल की रणनीति की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि भाजपा ने भले ही सभी निगम को जीत लिया, लेकिन एक चक्रव्यूह ऐसा था जिसे भाजपा भेद नहीं पाई। और साथ ही साथ बात होगी कांग्रेस के लिए बड़े दिन के बाद आई उस गुड न्यूज की, जिसकी चर्चा ने सपा की टेंशन को बढ़ा दिया। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए विश्लेषण में सबसे पहले बात, हार के बाद ईवीएम पर महाभारत, माया को चाहिए बैलेट वाली ताकत। क्योंकि निकाय की बाजी हारने के बाद मायावती को बैलेट पेपर की याद आ रही है। वो कह रही हैं कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता तो वो जीत जाती। जो बात मायावती ने कही है वो अखिलेश यादव चुनाव शुरू होने से पहले से कह रहे हैं, लेकिन अब भाजपा हमलावर हो गई और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हार के बाद ईवीएम पर महाभारत, माया को चाहिए बैलेट वाली ताकत। अखिलेश को डराता हार का डेटा, भाजपा ने बताया ट्विटर वाला नेता। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में एक बार फिर ईवीएम विलेन बनकर सामने आया है, क्योंकि भाजपा ने निगम के सभी 17 सीट जीतकर परचम लहरा दिया है। उधर सपा और बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। निगम में मिली इस हार का सबसे बड़ा सेटबैक मायावती को लगा है, जिन्होंने भाजपा की जीत को साम दाम दंड भेद और अनेकों हथकंडों से जीती हुई जीत बताया है और ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर नया विवाद शुरू कर दिया है। क्योंकि मायावती ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ट्वीट कर मोर्चा खोल दिया है, जिसमें पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि यूपी चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद और अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब भाजपा को जरूर मिलेगा। इसके साथ ही मायावती ने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और शुक्रिया। अगर ये चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो नतीजे कुछ और होते। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव जरूर जीतती, लेकिन मायावती भूल गई कि पिछली बार बसपा ईवीएम से ही मेयर की 2 सीटें जीती थी। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने एक तीसरा ट्वीट भी लिखा, जिसमें उन्होंने सपा और भाजपा दोनों पर सत्ता का दुरुपयोग करने और चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा दिया। 2017 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार 0 पर आ गई है। पिछले चुनाव में मायावती ने मेरठ और अलीगढ़ के महापौर की सीट जीती थी, तमाम पार्षद भी जीते थे। इसके अलावा पालिका और पंचायत के अध्यक्षों पर भी मायावती ने अपना प्रभाव स्थापित किया था। हालांकि इस बार मेरठ की सीट भी मायावती के हाथ से निकल गई, अलीगढ़ की सीट भी हाथ से निकल गई। मायावती ने सीधे सीधे ईवीएम पर एक बार फिर से आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। अगर यही चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाता तो कई महापौर के साथ ही वो पालिका और पंचायत में भी बेहतर प्रदर्शन करते। वैसे ईवीएम पर तंज कसने और प्रशासन पर निशाना साधने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। उसने वोटिंग शुरू होने से पहले ही ईवीएम और प्रशासन को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया था। बहुत सारे मतदाता जो मतदान करना चाहते थे, ये जबरदस्ती
उन्होंने वोट नहीं डालने दिया, और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर। लेकिन विपक्ष के तमाम हमलों के बाद भाजपा भी चुप रहने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा, जिसमें लिखा कि चुनाव जीतने को ठीक बताना, हारने पर व्यवस्था को खराब बताना ये विपक्षी दलों का फैशन है। वहीं भाजपा की लखनऊ से मेयर सुषमा खरकवाल ने अखिलेश और मायावती दोनों को ट्विटर वाला नेता बता दिया। माननीय मायावती जी या माननीय अखिलेश जी ट्वीट खेलते हैं, इसके अलावा कभी उन्होंने एक सभा की है? आप बताइए, लखनऊ में इतना बड़ा चुनाव था, एक सभा की है? उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, अकेला लड़ रहा था। हमारे यहाँ तो राष्ट्र स्तर से लेकर के वार्ड स्तर तक सब चुनाव में लगते हैं, सब कार्यकर्ता बन करके चुनाव में लगते हैं। उनके यहाँ कोई आया है? ट्वीट खेलने से कुछ होता है? तो कैसे उनके कैंडिडेट जीतेंगे, कैसे वो काम करेंगे? आरोप लगाना है उनका काम है। निकाय चुनाव में मायावती जब दूसरे स्थान से 0 पर आ जाती हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती हैं। अखिलेश यादव अगर चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। दोनों के ईवीएम पर दोषारोपण को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि दोनों जब चुनाव जीत जाते हैं तो सब ठीक रहता है, लेकिन चुनाव हारते ही ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। भाजपा ने यह भी कहा कि गड़बड़ी ईवीएम की नहीं है, गड़बड़ी ये है कि दोनों घरों में एसी कमरों में बैठकर चुनाव लड़ते हैं, ट्विटर खेलते हैं। चुनाव लड़ने के लिए दोनों को सड़क पर आना पड़ेगा, जनता से संवाद करना पड़ेगा, तभी जीत हासिल होगी। ईवीएम पर दोषारोपण करके कुछ हासिल होने वाला नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईवीएम को दोष देना सही है, क्योंकि सच तो ये है कि मायावती हो या अखिलेश, दोनों ने ही निकाय का चुनाव की तरह लड़ा नहीं। अखिलेश ने तो तब भी कुछ रैलियां की, मायावती तो प्रचार तक के लिए बाहर ही नहीं निकली, जबकि वो कर्नाटक में प्रचार करने जरूर गई। अगर यही प्रचार मायावती ने निकाय चुनाव में किया होता तो आंकड़े बदल सकते थे, क्योंकि भाजपा की तरफ से सीएम योगी ने 50 के करीब रैलियां की, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने न सिर्फ निगम की सभी 17 सीटें जीत ली, बल्कि नगरपालिका और नगर पंचायत में भी जीत की ऐसी लकीर खींच ली जिसे पार करना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, इतना तो तय है कि इस हार से बसपा परेशान है। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि पिछले 6 साल में कितना ज्यादा नुकसान बसपा को हुआ है। आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2017 की। 2017 में देखिए 2 नगर निगमों की सीट जो है वो जीती थी बसपा ने, लेकिन उसके बाद 2023 में देखिए किस तरीके से नुकसान हुआ। 2 मेयर की सीट का नुकसान हुआ, 17 की 17 बीजेपी ने जीत ली। नगर पालिका अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो 2017 में 29 सीटें जीती थी, लेकिन 2023 में 16 सीटें जीती, यानी कि 2023 में, यानी कि पिछले 6 सालों में 13 सीटों का नुकसान बीएसपी को झेलना पड़ा। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करते हैं, 2017 में जीती 45 सीटें, लेकिन उसके बाद जब 2023 आया, यानी कि इस बार 37 सीटें जीती, इस बार नुकसान हुआ 8 सीटों का। 6 साल में हमने आपको पूरा बताया कितना नुकसान का सामना बीएसपी को करना पड़ा। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है मायावती की। वो केवल एक नहीं है, बहुत वजह है टेंशन की। देखिए सबसे पहली वजह, दलित वोट लगातार कम होता जा रहा है। दलित मुस्लिम समीकरण जो साधने की कोशिश मायावती ने की थी वो पूरी तरह से विफल हो गया। विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक बचा है, विधान परिषद में 1 सदस्य, और नगर निगम की अगर बात की जाए तो वो 0 है। यानी कि ये तमाम वो समस्याएं हैं जिसकी वजह से मायावती परेशान है, बीएसपी परेशान है, क्योंकि जो भी हथकंडे अपनाए गए थे वो तमाम फेल होते हुए नजर आए।
और चलिए अब बात करेंगे साइकिल स्टैंड में खिला कमल, फीकी पड़ी सपा की चमक, क्योंकि इस निकाय की लड़ाई में सपा अपने कई किले बुरी तरह से हार गई। और मैनपुरी में सपा न सिर्फ नगर पालिका हारी है, बल्कि 9 नगर पंचायत ऐसी जिसमें से वो सिर्फ 2 जीत पाई, जबकि फिरोजाबाद में सपा तीनों मोर्चों पर हार गई। लेकिन इस हार के बाद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। बदल गई यूपी की हवा, अपना सबसे बड़ा किला हार गई सपा। साइकिल स्टैंड में खिला कमल, फीकी पड़ी सपा की चमक। जिस मैनपुरी को समाजवादी पार्टी ने 5 महीने पहले 2,88,000 वोटों से ज्यादा के मार्जिन से जीता था, वो मैनपुरी निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी में बुरी तरह ढह गया। ये निकाय चुनाव में सपा के लिए सबसे बुरी हार है, क्योंकि सपा अपने गढ़ तक को नहीं बचा पाई। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद है, खुद अखिलेश यादव विधायक है, यादवों की सबसे ज्यादा आबादी है, उस मैनपुरी की नगर पालिका को न सिर्फ भाजपा ने जीत लिया है, बल्कि 32 वार्ड में 15 पर जीत का परचम लहरा दिया है। सपा सिर्फ 5 वार्ड जीत पाई है, लेकिन सपा के लिए टेंशन सिर्फ इतना भर नहीं है। मैनपुरी 9 नगर पंचायत में सपा सिर्फ 2 पर जीत पाई है, जबकि 5 पर भाजपा ने और 2 पर अन्य ने कब्जा जमा लिया है। मतलब निकाय की इस चुनावी जंग में मैनपुरी की पूरी सियासत ही बदल गई। तो क्या मान लिया जाए कि 2024 में मैनपुरी ढह जाएगा? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की न सिर्फ सीटें कम हुई हैं, बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी काफी कम हुआ है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है मैनपुरी, वो भी इस बार ढह गया है। जिसे उपचुनाव में बीजेपी नहीं गिरा पाई थी, वो इस निकाय चुनाव में भरभरा कर गिर गया है, क्योंकि मैनपुरी में नगर पालिका, 9 में से 5 नगर पंचायतें और वार्ड में भी सबसे ज्यादा बीजेपी को ही जीत मिली है। बात सिर्फ मैनपुरी की नहीं है, फिरोजाबाद की भी है, जहां सपा न सिर्फ नगर निगम की लड़ाई हारी, बल्कि फिरोजाबाद की तीनों नगर पालिका और सभी नगर पंचायत भी बुरी तरह हार गई। जबकि मुलायम के दौर में यही फिरोजाबाद सपा का सबसे मजबूत दुर्ग होता था, और अब हार के बाद सपा की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सपा क्या गलती कर रही है कि उसके सभी मजबूत किले उससे दूर होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जनपद फिरोजाबाद में पूरा सफाया हो गया है, और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो प्रोफेसर रामकांत, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, उसका लड़का, और इन्होंने इस जिले को बर्बाद कर दिया। इस जिले में कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ व्यापार बढ़ा रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न शोषण करते हैं और जनता की लूट करते हैं। सपा का प्रदर्शन इतना लचर रहा कि 9 नगर निगम में उसके प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई, और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उसका MOI समीकरण बुरी तरह धराशायी हो गया। मुस्लिमों ने सपा की जगह कांग्रेस, बसपा और AIMIM को प्राथमिकता दी। अब मुस्लिम मोर्चे पर खिसकता जनाधार सपा की टेंशन बढ़ा रहा है। इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का MY समीकरण भी टूटता नजर आया। जिस MY फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें जीती थी, वो इस निकाय चुनाव तक आते आते कहीं बिखरता नजर आया, क्योंकि कई जगहों पर, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, मुस्लिम वोटर्स ने समाजवादी पार्टी की बजाय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या फिर AIMIM के उम्मीदवारों को पसंद किया है। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेंगे, क्योंकि वो हार का मंथन करने की जगह कर्नाटक में कांग्रेस की मिली जीत में अपनी जीत देख रहे हैं। नकारात्मक थी, नफरत भरी थी, भेदभाव की थी, झूठे प्रचार की थी, वो कर्नाटक के मतदाताओं ने खत्म कर दी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती की शुरुआत है। मतलब एकदम सीधा है,
अखिलेश यादव के सामने निकाय चुनाव की हार ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कभी अखिलेश भाजपा को हरा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, कब तक हारते रहेंगे अखिलेश, इस सवाल के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, नगर निगम में समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। नगर पालिका और नगर पंचायत में सीटें तक कम हो गई। सपा अपने मजबूत गढ़ को बुरी तरह से हारी। जहां पर एक उम्मीद थी, वहां पर भी समाजवादी पार्टी हार गई। मैनपुरी, भाजपा का कमल यहां पर खिल गया, जहां पर 6 महीने पहले बम्पर वोटों से जीत दर्ज की थी। एमवाई समीकरण बुरी तरीके से फेल नजर आया। मुस्लिम वोट का मोह भंग हुआ। दलित वोट पर जो फोकस किया था समाजवादी पार्टी ने, उससे भी नुकसान का सामना करना पड़ा। और ये तमाम वजह है जिसकी वजह से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अखिलेश कब तक हारते रहेंगे। और अब एक सवाल ये कि क्या अपनी गलती से अखिलेश सीख लेंगे, क्योंकि 2017 में देखिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, 2022 में छोटे दलों के साथ जाना, चुनाव में प्रचार नहीं करना, उपचुनाव से दूर रहना, इसके साथ ही शिवपाल का सही इस्तेमाल ना करना, क्योंकि शिवपाल ने जिन 3 जगहों पर रैलियां की थी इटावा में, वहां पर जीत का सामना करना पड़ा। तो शिवपाल का ऐसे में सही इस्तेमाल ना करना ये एक बड़ा कारण, और मानस वाले विवाद में पड़ना, शूद्र वाली लाइन पर चलना, ये तमाम वो गलतियां, ये बड़े फैक्टर्स माने जा रहे हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन सवाल ये कि क्या इन गलतियों से सीख लेंगे। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं चुनाव के बाद शिवपाल का संदेश। क्या अब भरोसा करेंगे अखिलेश, क्योंकि इस चुनाव में भाजपा के बाद अगर किसी का जादू चला है तो वो है शिवपाल यादव, जिन्होंने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि भाजपा भेद नहीं पाई, क्योंकि ये शिवपाल की बनाई गई रणनीति थी कि सपा ने इटावा की 3 नगर पालिका जीत ली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब अखिलेश शिवपाल को फ्री हैंड देंगे। चुनाव के बाद शिवपाल का संदेश, क्या भरोसा करेंगे अखिलेश। इटावा में चला शिवपाल का जादू, भाजपा नहीं भेद पाई, चक्रव्यूह। निकाय की चुनावी जंग में सपा के लिए अगर कहीं से अच्छी खबर आई तो वो इटावा से आई, जहां सपा ने इटावा की 3 नगर पालिका जीती, क्योंकि इटावा ही वो क्षेत्र था जहां भाजपा का जादू बिल्कुल नहीं चला। अगर किसी का जादू चला तो वो थे शिवपाल यादव, जिनकी रणनीति ने इटावा में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि भाजपा के लिए उसे भेदना मुश्किल हो गया। यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे और सभी की सब नगर पालिका की सभी सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी ने देखिए बड़ी टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को, और आगे हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा में जो भी कमजोरियाँ थीं उसे दूर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि शिवपाल ने जहां जहां जिम्मेदारी संभाली वहां वहां साइकिल खूब तेजी से दौड़ी। लेकिन अगर शिवपाल को अखिलेश फ्री हैंड देते और सिर्फ इटावा तक सीमित नहीं रखते तो सपा के लिए नतीजे और बेहतर हो सकते थे, क्योंकि यही शिवपाल थे जिन्होंने मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में पूरी बाजी सपा की तरफ झुका दी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश शिवपाल का सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। और बड़ी बात यह है कि जब मुलायम सिंह यादव सपा के सर्वे सर्वा होते थे तब शिवपाल ही नंबर 2 पर हुआ करते थे, जो पूरी रणनीति खुद बनाते थे। लेकिन अखिलेश के दौर में ऐसा नहीं है, जबकि जानकार बताते हैं कि शिवपाल की राजनीति का तरीका बिल्कुल मुलायम सिंह से मिलता है। शिवपाल सपा में उन चुनिंदा नेताओं में से एक है जो अपने कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, हर बूथ स्तर पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन अखिलेश निकाय चुनाव में शिवपाल की इस काबिलियत का फायदा उठाने से बुरी तरह चूक गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात की, क्या यूपी में बढ़ रहा है कांग्रेस का ग्राफ। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भले ही निगम की एक भी सीट ना जीती हो, लेकिन
4 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने सपा और बसपा से ज्यादा वोट हासिल किए। अब कांग्रेस का यही प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और बसपा की टेंशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर का रुझान सपा से हटकर कांग्रेस में नजर आ रहा है। क्या यूपी में बढ़ रहा है कांग्रेस का ग्राफ? निगम की लड़ाई ने तस्वीर की साफ। झाड़ू ने दिखाया दम, ना समझे कोई कम। निकाय के चुनावी संग्राम में भाजपा ने जीत का पताका फहरा दिया है, लेकिन निगम की लड़ाई में भाजपा के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है कांग्रेस, जिसके लिए 13 मई का दिन सिर्फ कर्नाटक में जीत का संदेश लेकर नहीं आया, बल्कि यूपी में भी उसके लिए नई संभावनाएं जगा गया, क्योंकि नगर निगम की कई सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस ने सपा और बसपा को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मुरादाबाद, शाहजहांपुर, झांसी और मथुरा में कांग्रेस नंबर 2 पर रही, जबकि कानपुर में वो तीसरे नंबर पर रही। ये आंकड़े कांग्रेस के लिए बड़ी उम्मीद जगाने वाले हैं, क्योंकि जो कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी, जो कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 विधायक बना पाई थी, वो कांग्रेस अगर मेयर की लड़ाई में 4 सीट पर नंबर 2 पर आए और मुरादाबाद की लड़ाई सिर्फ 3,500 के मार्जिन से हार जाए, तो सवाल बड़े हो जाते हैं कि क्या यूपी में कांग्रेस के लिए सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट का झुकाव यूपी में लंबे समय के बाद कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। यूपी निकाय चुनाव में 17 नगर निगम में भले ही कांग्रेस अपना कोई मेयर न बना पाई हो, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बसपा और सपा से अच्छा रहा, यानी सपा और बसपा से कई सीटों पर कांग्रेस ज्यादा वोट पाने में कामयाब रही। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस को यूपी में अभी और मेहनत करने की जरूरत है, और यदि ये मेहनत की गई तो 2024 में कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत मिल सकते हैं। कांग्रेस के बाद यूपी में अगर किसी पार्टी के लिए नई उम्मीद जगी है तो वो है आम आदमी पार्टी, जिसने न सिर्फ अपनी जीत का प्रतिशत बढ़ाया है, बल्कि अपने वोट प्रतिशत में भी इजाफा कर लिया है। इसे इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 3 नगरपालिका और 6 नगर पंचायत अध्यक्ष को जीत लिया है। यूपी निकाय चुनाव की रणभूमि में आम आदमी पार्टी जिस उम्मीद को लेकर मैदान में उतरी थी, वो उम्मीद आम आदमी पार्टी की भले ही पूरी नहीं हुई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं कि जहां पर आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया। इससे साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पैठ बनाती नजर आ रही है, और यदि इसी तरीके से काम किया गया तो उसके लिए भी उम्मीदों के नए द्वार खुल सकते हैं। हालांकि मेरठ सहित कई नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने ये नारा दिया था कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, लेकिन ये नारा जनता को रास नहीं आया। अब सवाल ये है कि क्या यूपी में सपा और बसपा का जनाधार खिसक रहा है और आम आदमी पार्टी और AIM-IM जैसे दलों का वोट बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सपा लगातार चुनाव हार रही है और बसपा फाइट में कहीं नजर नहीं आ रही है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात भगवा ब्रिगेड के चक्रवर्ती हुंकार, यूपी में सबसे बड़ी सरकार, क्योंकि यूपी में भाजपा ने बैक टू बैक जीत हासिल करके जीत का परचम लहरा दिया, और अब भाजपा की नजर दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने पर है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि निगम की 17 सीटें जीतने के मायने क्या है। भगवा ब्रिगेड की चक्रवर्ती हुंकार, यूपी में सबसे बड़ी सरकार। दिल्ली में विजय की ललकार, 24 में 80 सीट की दरकार। यूपी में जीत का जो सिक्सर भाजपा ने लगाया है, वो न कभी समाजवादी पार्टी लगा पाई, न बसपा और न ही कांग्रेस, क्योंकि इस वक्त ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो भाजपा ने ना जीता हो। और अब निगम में मिली सभी 17 सीट की जीत ने भाजपा के मिशन 80 में नए पंख लगा दिए हैं, क्योंकि जो टारगेट भाजपा ने सेट किया था वो उसने हासिल कर लिया। अब इसी जीत को पैमाना मानकर भाजपा 2024 में यूपी की सभी 80 सीट जीतने की बात कह रही है। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में
यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। निकाय चुनाव में भाजपा ने उन गढ़ों में भी सेंध लगा दी जो सपा और बसपा के मजबूत किले माने जाते थे। जैसे 2017 के निकाय चुनाव में बसपा ने मेरठ और अलीगढ़ को जीता था, लेकिन इस बार भाजपा ने बसपा को खाली हाथ कर दिया और यही सेटबैक भाजपा ने सपा को भी दिया, क्योंकि जो सपा नगर पंचायत और नगर पालिका में मजबूत मानी जाती थी वो निकाय की लड़ाई को तीनों मोर्चे पर हार गई। जहां दूसरे दल धर्म की राजनीति कर रहे थे, मजहब की राजनीति कर रहे थे, मजहब के नाम पर वोट मांग रहे थे, जात के नाम पर वोट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर लाभार्थियों के बीच जाकर के वोट मांग रही थी। ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरे अवसरवादी दल हैं या एक खानदान के दल हैं उनको लोगों ने नकार दिया है और मुसलमान बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट पास कर लिया है। नगर निगम की सभी 17 महापौर सीटें अपनी झोली में डाल के भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि उसके पास भरपूर जन समर्थन हासिल है। यानी ये बता रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ज़मीनी आधार तैयार हो गया है। इतना बड़ा जन समर्थन 2024 में 80 की 80 सीटों पर जीतने के दावे को मजबूत करता है। अब सवाल ये है कि क्या यूपी में भाजपा को रोकने का दम किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश तीसरे मोर्चे की तैयारी करते हैं, लेकिन जब यूपी में चुनाव की बात आती है तो फेल हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।